सबको मेरा हरियावल नमस्कार। मैं दीप्ति शर्मा, हरियावल पंजाब की सदस्य, आप सबका इस लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ और वाक्य प्रकृति मातृ स्वरूपा से अपने आज के विचार का शुभारंभ करना चाहती हूँ। इस वाक्य का अर्थ है प्रकृति माँ के स्वरूप है, अर्थात प्रकृति मनुष्य को माँ के समान ममता देती है, माँ के समान ही उसकी रक्षा करती है और उसका पालन पोषण करती है। अर्थात मनुष्य जो है वो प्रकृति का पुत्र है। तो एक माँ जो कि अपनी ममता भरी छांव से अपने पुत्र को पल्लवित और पोषित करती है, क्या पुत्र भी अपनी माँ के प्रति उतना समर्पित है? आज के समय में यह प्रश्न जो है वह उठना एकदम लाजमी है। क्योंकि हम और आप सांस ले रहे हैं, हम और आप पानी पी रहे हैं, हमारे सिर पे छत है और हमारा पेट भी भरा हुआ है। तो माँ तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार कर रही है, लेकिन हम अपनी माँ को क्या दे रहे हैं? प्रदूषण, काला धुआं, शोर, उसके अन्य बच्चे यानी जीव जंतुओं को मारना और पेड़ पौधों का विनाश करना। तो क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमें इसके लिए सजग होना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। आज जिस विचार को लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ वो है कि आज के कोरोना काल में किस प्रकार हम स्वयं को प्रकृति से जोड़ते हुए अपने आप को अवसादों से, दुनिया भर के मानसिक तनावों से और अपने आप को क्षति पहुंचाने वाले अवसाद यानी डिप्रेशन से दूर रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कहीं किसी चिकित्सालय, किसी डॉक्टर, किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सब का सब आपके घर में ही है। यानी वो डॉक्टर, वो दवाइयाँ, वो जो एक होता है कि हम हॉस्पिटल में जाके कुछ समय के लिए अपने आप को रख देते हैं, वो सारी चीजें घर पर ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घर है या अस्पताल? जी हाँ, ये घर है और इसको हम अपने लिए अस्पताल भी बना सकते हैं, जहां बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी दवाई की सहायता से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। वो ठीक करने के लिए फिर हमको क्या करना चाहिए? वो ठीक करने के लिए इन सब सारी चीज़ों से जो हम घर में रहकर अपने आप को बिल्कुल कुंठित सा, यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि बोर हो गए, ऐसा महसूस करने लगे हैं, तो उसके लिए एक उपाय है और माँ प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किया हुआ उपाय है। वो है अपने घर को सजाना, संवारना और माँ प्रकृति के उपासक के रूप में अपने घर को और स्वयं को प्रस्तुत करना। तो जैसे कहते हैं ना कि हर शुभ कार्य की, हर सामाजिक कार्य की शुरुआत सदैव अपने घर से होनी चाहिए, तो इस कार्य की शुरुआत भी हमारे घर से ही होनी चाहिए। वो कैसे? मैं बताती हूँ। वो ऐसे कि हम अपने घर को, इस मंदिर को, क्योंकि घर ही हमारे लिए मंदिर होता है, जहाँ बैठकर हम बड़ों के साथ बात करते हैं, उनके प्रति मान सम्मान व्यक्त करते हैं, छोटों का पेट भरते हैं और अपने समान, जो हमारे समान आयु वाले लोग हैं, उनके साथ हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। इससे हमारे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। तो कैसे हम इसको अपने आप से जोड़ते हुए प्रकृति को, अपने घर को एक हरित घर में बदल सकते हैं? तो मैं बताती हूँ कैसे। इसके 4-5 छोटे छोटे चरण हैं जो हम सभी माँ और बहनें मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि माँ प्रकृति की बेटियां हैं हम, ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। और अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये चीजें नहीं बताएंगे जो हमने सीखी हैं, असल में आपने और मैंने सीखी हैं, कि बेटा पहली रोटी जो है वो गाय को दो, घर की छत पे जाकर दाने डालो, पक्षियों को पानी दो, तुम्हारे दरवाजे पे कोई भी पशु पक्षी आया है वो भूखा और प्यासा ना जाए। तो इनकी सुरक्षा, इनका पालन पोषण, ये सब एक स्त्री का कर्तव्य भी है और कहीं न कहीं सेवा भाव भी है। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी आज हरित घर के बारे में। हरित घर क्या है?
ये बताना चाहूंगी, हरित घर यानी ऐसा घर जो कि मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ हो, प्यार से भरा हुआ हो, समर्पण से भरा हुआ हो, जिस घर में हर कोने कोने में खुशहाली हो। वो खुशहाली कैसे आ सकती है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सबको ही, गृहिणियों को, सारी माँ बहनों को एक शौक होता है बागवानी का। उसको हम सही तरीके से कैसे कर सकते? एक होता है कि कोई भी फूल लगाकर छोड़ देना, गुलाब का फूल लगा दिया, गेंदे का फूल लगा दिया, उसको लगा के छोड़ दिया। लेकिन उसी बागवानी को हम किस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं कि हमारा घर एक हरित घर बन जाए? जैसे आप घर के अंदर ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगा सकती हैं। कुछ पौधे जैसे जिसको हम अपनी भाषा में मनी प्लांट कहते हैं, उसके बाद एलोवेरा है, उसके बाद जो है एक प्लांट होता है स्पाइडर प्लांट, इसके बाद एक प्लांट होता है जिसको हम आमतौर पे कहते हैं नागफनी या मदर इन लॉ टंग। ये काफी बड़ा होता है और ये पौधे जो हैं 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। यानी घर में आपको एयर प्यूरिफायर लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। माँ प्रकृति ने हमें ऑलरेडी एयर प्यूरिफायर दिया हुआ है, तो उस एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करें और अपने घर के अंदर जो हमारी रसोई से धुआं निकलता है, जो कपड़े धोते समय केमिकल्स निकलते हैं, जो फर्नीचर के पेंट में केमिकल्स होते हैं, ये इनके असर को कम करता है। कई बार हम घर में आंखों में जलन महसूस करते हैं, तो ये पौधे ये सारा दिन एक छन्नी के समान, जिसमें हम चाय की पत्ती को छान कर चाय अलग करते हैं, पत्ती अलग करते हैं, वैसे ही ये पौधे शुद्ध वायु देते हैं। यानी वो जो विषाणुओं से भरी हुई, केमिकल से भरी हुई हवा होती है, उसको छान कर हमें शुद्ध हवा देते हैं। एक तो चरण हो गया ये। दूसरा चरण ये हो गया कि हम अपने घर में तुलसी, पुदीना, अजवाइन, एलोवेरा, मीठी नीम, इनके पौधे लगाएं। ये सारे पौधे आसानी से गमले में लग जाते हैं। इनके अपने औषधीय गुण हैं। इनकी पत्तियां, इनकी छाल, यहाँ तक कि इनके फल और कई बार तो इनकी जड़ें भी बीमारी में हमें सहायता प्रदान करती हैं कि अपनी बीमारी से बाहर निकल पाए। तो ये पौधे लगा सकते हैं हम अपने घर में। और क्या कर सकते हैं और बताती हूँ। चलते हैं हमारी रसोई में। हमारी रसोई जो कि हमारे घर का प्रमुख स्थान है, जहाँ पर हम अपने दिन का आधा से अधिक समय बिताते हैं, अपने घर के लोगों की फरमाइशें पूरा करने में, बच्चों के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित करने पे, बड़ों के प्रति अपना आदर प्रदर्शित करने में, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, इन सब का ध्यान रखने में। तो चलते हैं रसोई में। रसोई में सुबह सुबह जाते हैं, आटा गूंथते हैं, सब्जियां छीलते हैं और चाय बनाते हैं, फल छीलते हैं। अब इतना सारा चाय की पत्ती, आपके फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, इनको क्या करते हैं? इनको हम डस्टबिन में डालते हैं। कूड़े वाला आता है और उसको दे देते हैं। बस यहीं से शुरुआत करनी है। हमें कूड़े वाले को भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गृहिणी हैं, मैं भी एक गृहिणी हूं, तो ये एक बड़े काम की बात बताती हूँ। कूड़े वाले के पैसे भी बच जाएंगे। कैसे बताती हूँ। अपने घर में आप 3 डस्टबिन रख सकते हैं, ठीक। एक आप मान लीजिए गीला कूड़ा, एक सूखा कूड़ा और एक प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक भी निकलती है। हम बच्चे हैं, हमारे घरों में कई बार कोल्ड ड्रिंक्स भी आती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होती है, पर फिर भी आती है। चलो, चिप्स हैं, बिस्किट के पैकेट्स हैं, ऐसे ऐसे बड़ी सारे जो प्लास्टिक आ जाते हैं, ठीक। तो हमें करना क्या है? इसको कहते हैं गार्बेज सेग्रीगेशन, यानी कूड़े का वर्गीकरण। हमने 3 डस्टबिन लगा लिए, ठीक है। घर के बाहर कहीं भी पोर्च में लगा सकते हैं, जो देखने में भी थोड़े से सुंदर हों और हमारे घर की शोभा को बढ़ाएं। तो क्या करना है? हमने एक डस्टबिन हमने रखना है गीले कूड़े का। उसकी जो सतह होती है, उसका जो बेस होता है, उसको सबसे पहले मिट्टी से भर दें। मिट्टी से भरने के बाद हमारे घर में अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो इनकी सूखी पत्तियां इत्यादि निकलते हैं, एक हमने उसकी परत बना दी। अब जो आपकी रसोई से निकल रहा है ना, वो कूड़ा नहीं है, आप उसको ये समझो वो हीरा है। अभी एक और बचत आएगी, वो भी बताती हूँ। आप उस डस्टबिन के अंदर, उस कूड़ेदान के अंदर अपनी रसोई से नित निकलने वाले कूड़े को वहां पर
जो है चाहे कुछ छिलके बड़े हो तो उसको कैंची से काट सकते हैं और नहीं तो वैसे भी डाल सकते हैं। और डाल सकते हैं इसमें गत्ता यानी कार्डबोर्ड। हमारे घर में कई बार सामान आता है जिनमें पैकिंग होती है, वो पैकिंग को जब हम अनपैक करते हैं तो गत्ता निकलता है, वो गत्ता भी हम उसमें टुकड़े टुकड़े करके डाल सकते हैं। अब जब तक वो आपका डस्टबिन नहीं भर जाता ना गीले कूड़े वाला, आप उसमें कूड़ा डालते रहिए। उसके बाद आते हैं दूसरे डस्टबिन पे। अभी पहले पर भी आऊंगी, फिर आते हैं दूसरे डस्टबिन पे। ये हुआ प्लास्टिक का। प्लास्टिक में आपने क्या करना है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के जो भी अपने रैपर्स इत्यादि निकलते हैं, इनको हमने एकत्र करना शुरू कर देना है। इसके भी हम दो प्रकार से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग ये है कि जो रद्दी वाला आता है उसको हम प्लास्टिक बेच सकते हैं, ठीक। तो वो हम थोड़ा बहुत ही सही पर कुछ एक समय की सब्जी के पैसे तो निकल ही आएंगे, वो कर सकते हैं। दूसरा उपयोग और बताती हूँ, एक ईंट बना सकते हैं हम, जिसको हम कह सकते हैं इको ब्रिक्स। इको ब्रिक्स क्या होता है, प्लास्टिक की कोई भी खाली बोतल, उसके अंदर जितने भी सिंगल यूज पॉलिथीन होते हैं, टॉफी के रैपर, चिप्स के रैपर, उसको भरते जाइए जब तक कि वो पूरी ऊपर तक फुल ना हो जाए। वो भर गई, ऐसे ही आप इको ब्रिक्स बना लीजिए कई सारी, और ये बहुत कंस्ट्रक्टिव होती हैं। जब आप अपने घर में क्यारियों पर ईंटें खर्च करके उन पे पैसे लगाकर उनकी बाउंड्री बनाते हैं, उन इको ब्रिक्स से आप बड़ी सुंदर रंग बिरंगी लगती हैं, क्योंकि उनके अंदर पॉलिथीन भरी होती है, उनसे आप बड़ी अच्छी बाउंड्री बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस ग्रुप में मैं आपको कुछ लिंक शेयर करवा सकूं, जिससे आप जान सके कि इको ब्रिक्स क्या होता है और उससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। हमारे गमलों के स्टैंड बन जाते हैं बहुत सुंदर सुंदर। उनको आपस में हम इकट्ठा करके एक शेप देकर उनको हम रस्सी से चारों तरफ से बांध देते हैं, तो बड़े अच्छे और मजबूत स्टैंड बन जाते हैं। और उनसे हम बैठने के लिए कई बार छोटे मोटे सोफों का भी निर्माण कर सकते हैं। जब लिंक शेयर करूंगी ग्रुप के साथ तो आपको पता चल जाएगा कैसे। और वो चीजों का जो है हम पुनरुपयोग भी कर रहे हैं। तो ये हो गया प्लास्टिक। अब आप सोचो कि तीसरे फिर आप डस्टबिन में क्या भरोगे, मिट्टी, जाले? नहीं। अब आप सोचो वो डस्टबिन आपका खाली है। तो पहले डस्टबिन में बन रही है आपकी खाद। अब मालिक को आपको पैसे देकर एक बोरी गोबर की खाद नहीं मंगानी पड़ेगी, आपके घर की जो कंपोस्ट होगी वो आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस में भी दे सकते हैं कि भाई ये खाद बनाई है मैंने, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये पूरी तरह घर की बनी हुई खाद है, जिसको हम लोग कहते हैं आजकल ऑर्गेनिक खेती, ठीक है ना। ऑर्गेनिक खेती में ऐसी ही खादों का प्रयोग किया जाता है, किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका गार्बेज सेग्रीगेशन यानी कूड़े का वर्गीकरण। कूड़ा रहा ही नहीं, प्लास्टिक जो है हमने इको ब्रिक्स में बदल दी और गीले कूड़े को हमने बदल दिया खाद में। खत्म, कूड़े की परेशानी ही नहीं है। अब तो कूड़े वाले को क्या बुलाओगे आप, बचे ना पैसे आपके कूड़े के और खाद के भी, ठीक है। और जो गमले हम घर में लगाएंगे, आप इसको 15 दिन के अंदर ये एक आपकी अच्छी सी खाद बन के तैयार हो जाएगी। जो तीसरा डस्टबिन मैंने बोला है ना, वो भी जाया नहीं जाएगा। 15 दिन में जब आपका ये डस्टबिन भर जाता है, या जितनी भी इसकी क्षमता है ये भर जाता है, हम वो वाला डस्टबिन यूज करेंगे जो खाली है, उसके भी पैसे नहीं बर्बाद होने देंगे। यानी एक खाद जब तक आपकी बन के तैयार हो रही है, तब तक हम दूसरी खाद के निर्माण में लग गए। और इनमें ये खाद इतनी लाभदायक होती है ना कि अगर आप ये पौधों में डालते हो तो कीड़े इत्यादि लगने का भी भय नहीं होता है, क्योंकि सब्जियों में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं, बहुत से ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो ऑलरेडी इन कीड़ों को रोकने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं हम पानी। पानी का क्या कर सकते हैं, आजकल सबके घर में आरओ लगे हुए हैं। तो आरओ का पानी क्या होता है, एक टैप होता है जिससे हम पानी निकालते हैं, उसके बाद एक मोटर चलने की आवाज आती है और उस चलती हुई मोटर के साथ एक पतली सी नली से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और वो पानी कहाँ जाता है, सीवरेज में। उस पानी का कोई दोष नहीं है, वो पानी गंदा भी नहीं है, लेकिन हम उसको कहाँ फेंक रहे हैं, सीवरेज में। कर रहे हैं ना एक और जल प्रदूषण की तैयारी। तो ऐसा नहीं करना है। एक ड्रम या एक बड़ी बाल्टी लगाकर उस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, उससे हम सब्जियां धो सकते हैं, दाल
चावल धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। हमारे जब घर में सफाई होती है हम पोछे में उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ये कहने की बातें नहीं है। आप ये मत समझना कि मैं सिर्फ यहाँ पर मतलब एक भाषण देने आई हूँ या मैं कुछ ऐसी चीज कहने आई हूँ कि हाँ जो रियल लाइफ में नहीं हो सकती, ये रियल लाइफ में हो सकता है और हमको करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। यही बात आज आप तक पहुंचानी थी। तो उस पानी का हम पुनरुपयोग कर सकते हैं। एक मन को तो तसल्ली होगी ना कि छोटा सा ही सही कोई योगदान तो कर रहे हैं, थोड़ी ही सही कोई सेवा तो कर रहे हैं। तो अपने मन को बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ किया, मैंने अपने घर से कुछ किया। किसी और को उपदेश देने के पहले वो चीज खुद कर लेंगे तो अपने मन को तसल्ली रहेगी, तभी तो दूसरे को बताएंगे। और ये निश्चित मानिए कि आपके घर में कोई भी आता है ना और आपके द्वारा की गई इन जो भी आप प्रबंध कर रहे हैं इनको देखता है, उसको सच में सीख मिलेगी आपके बगैर बोले हुए कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक, अब ये हो गया पानी का पुनरुपयोग। उसके बाद हम आते हैं एक और तरीके में, पानी के लिए ही बात कर रही हूँ कि कोशिश करें नहाने के लिए बाल्टी और मग्गे का प्रयोग करें, शावर का प्रयोग ना करें। आधा बाल्टी पानी पहले, सबसे पहले नहाते समय बच्चों को या घर में जो भी लोग हैं या स्वयं के लिए भी आधा बाल्टी पानी ही पहले भरें और कोशिश करें कि उस पानी को ही हम मतलब आधे बाल्टी में काम कर लें, क्योंकि वो भी हमारी बहनें हैं जो मीलों दूर जाती हैं, जो रात को जाकर बैठती हैं और सुबह पानी लेकर आती हैं। वो भी हमारी बहनें हैं जो घर से पता नहीं कितने किलोमीटर दूर अपने छोटे छोटे बच्चों को घड़े देकर, बाल्टियां देकर साथ में लंबी लाइन लगा के जाती हैं। और कई बार तो आप मानोगे पानी के लिए इतनी लड़ाई होती है कि हत्या तक हो जाती है। भारत में ही चेन्नई में पानी का स्तर बहुत गिर चुका है, भूमि के अंदर पानी का स्तर गिरता जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बुंदेलखंड एक ऐसा हमारा प्रांत है जहां पर पानी के लिए सिर भी फट जाते हैं और जानें भी चली जाती हैं। तो आप सोचो, हमें तो घर पे मिल रहा है सब कुछ और हम बहा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज से ही सही पर कोशिश जरूर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर गृहिणी और भारतवर्ष की कोई भी पुत्री ये ठान लेगी तो उसके लिए वह कार्य असंभव नहीं है। इसके बाद आते हैं अगले चरण पे, वो है पशु पक्षियों का ध्यान रखना। देखो, वो बेचारे खेती नहीं कर सकते, वो बेचारे खाना नहीं पका सकते, है ना। उनके पास तो अब बेचारों के पास कोई नदी, तालाब और कुएं भी नहीं रह गए। पहले जमाने में जगह जगह पे तालाब होते थे, कुएं होते थे, बावड़ियां होती थी। ये पशु पक्षी बेचारे, उनमें नहरें होती थी, उनके किनारे बैठ के अपनी प्यास बुझा लेते थे। प्यास तो उनको आज भी लगती है, लेकिन हमने क्या किया, नलों में वो पानी बंद कर दिया, कुएं सुखा दिए, उनको पाट दिया, उसके ऊपर बड़े बड़े भवन बना दिए। तो सोचा है कभी कि ये बेचारे पानी कहाँ से पीते होंगे। और जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उनको भी तो हम पॉलिथीन का जहर देकर मार रहे हैं। तो उससे बचने के लिए मैं बोलूं कि पश्चाताप या प्रायश्चित करने के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है कि अपनी छत पे या अपनी क्यारी में, जहां पर भी आपको मतलब सुविधा हो, सबके घर की अपनी अपनी रूपरेखा होती है, सबका अपना अपना नक्शा होता है, तो कहीं कुछ हो भी सकता है और कहीं कुछ नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक मिट्टी का सकोरा या पात्र मिट्टी का कोई भी लेकर उसमें पानी भर के रखें, ताकि किसी भी पक्षी को प्यास लगे, क्योंकि पक्षी ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो छत उसके लिए बहुत सही जगह रहेगी। वहां छत पे रखें और मिट्टी का पात्र रखें, क्योंकि मिट्टी के पात्र की एक विशेषता होती है, वो जल्दी गर्म नहीं होता। तो उसमें जो पड़ा हुआ पानी होगा ना, वो पक्षी के पीने के लायक रहेगा। अगर हम किसी पात्र में, स्टील में रख देंगे या प्लास्टिक में रख देंगे, तो प्लास्टिक तो अपने आप में हानिकारक है। हम सब निवेदन करते हैं कि नहीं, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। बच्चों को भी जो खाना दें वो स्टील के टिफिन में दें, ताकि उनके स्वास्थ्य की जो है हम रक्षा कर सकें। तो मिट्टी के पात्र में आप दाना, चुग्गा, जो भी आपको मिलता है, चावल है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप क्या करें, वो पानी की व्यवस्था करें। वो बेचारा पक्षी आएगा, पानी पिएगा
और आपको एक बात बताऊं, आज पक्षियों में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है। जिस घर की छत पर पक्षी बैठकर दाना चुगता है, पानी पीता है, उसकी आत्मा तृप्त होती है, उस घर पर दैवीय कृपाएं होनी प्रारंभ हो जाती हैं। आप इसको अगर करके देखेंगे ना तो आपको अपने आप पे पता चलेगा। मैं आपसे ये साझा करना चाहूंगी, हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो पक्षियों को दाना डालती हैं। एक हमारी सोसाइटी में जगह बनाई हुई है जहां पर सुबह सुबह जाकर बहनें दाना डालती हैं। हमारी सोसाइटी में मोर भी आते हैं, हम मोर भी देखते हैं, और तोते तो इतने आते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। कौवे भी आते हैं, कोयल भी आती है। मतलब वो सुबह सुबह का नजारा देखने लायक होता है, जब कोयल कूक रही होती है, मोर बोल रहा होता है, तोते बोल रहे होते हैं। अपने आप में भी बड़ा मतलब हमें ऐसा लगता है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। एक चीज ये हो गई। उसके बाद हम आते हैं बिजली या कोई भी ऊर्जा का जो हमारा प्रकल्प है उसको बचाने के लिए। ठीक है, बिजली का बिल हमको ज्यादा आ जाएगा, सिर्फ इसलिए बिजली नहीं बचानी है, हमको बिजली इसलिए बचानी है क्योंकि उसका प्रयोग और लोग भी कर सके। क्योंकि जितनी ज्यादा हम बिजली खर्च करेंगे उतना ज्यादा पानी उधर बांधों पे खर्च होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा का खर्चा है ना, उसको भी बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? अगर अपने घर पे हम सब छत पे सोलर पैनल लगवा लें तो। ये बहुत महंगा नहीं आता है, मेरे भी घर में ऊपर छत पे लगा हुआ है। हमने उसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है, वो चार्जिंग करता रहता है और सप्लाई आती रहती है। तो अगर हम सोलर पैनल लगवा लेते हैं तो हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। जब आवश्यकता नहीं है, पंखे, लाइट इत्यादि को बंद करके रखें। एसी का तापमान 26 से ऊपर न रखें। 26 रख के आप पंखा चला दें, 26 से कम न रखें। 26 रख के आप पंखा चला दीजिए, आपका कमरा बैठने लायक जो होगा वो बिल्कुल मतलब ऐसा टेम्परेचर नहीं होगा कि हम कहते हैं वो कई बार सर्द गर्म हो गया ना, कभी भी नहीं होगा। आप पंखा चला के 26 या 25 पे करके छोड़ दीजिए। एक, बिजली की खपत, दूसरा आपकी त्वचा का। अब त्वचा भी तो देखनी है ना, एकदम सर्दी होगी, एकदम गर्मी होगी, स्किन पे भी स्ट्रोक पड़ता है, तो वो भी तो नहीं पड़ना है, थोड़ा सा यंग भी रहना है हमने। ठीक है, तो त्वचा है वो आपकी अच्छी रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा आप तापमान जो है वो अपने शरीर को, अपनी त्वचा को, अपने बालों को दे रहे हैं कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर हम ऊर्जा बचाते हैं तो हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं संरक्षित कर रहे हैं, अपने शरीर को भी हम इस हिसाब से ढाल रहे हैं कि नहीं, थोड़ी सी गर्मी भी ना बर्दाश्त कर पाए, थोड़ी सी सर्दी भी ना बर्दाश्त कर पाए और एकदम छुई मुई बन के रह जाए। तो वैसे थोड़ी बनना है ना। हम भारत की नारी हैं, हमें सशक्त बनना है, क्योंकि शक्ति का दूसरा अगर पर्याय देखा जाए तो सीधे सीधे नारी होती है जो सृजन करती है, सृजन घर का, सृजन सृष्टि का। तो मुझे आपके साथ यही चीजें साझा करनी थी बेसिकली, कि हम अपने घर को हरित घर बनाएं। पहली चीज जो है, कूड़ा जो है उसको किस तरह से उसका प्रयोग करना है। दूसरी चीज, पानी की बचत करनी है। तीसरी चीज, पशु पक्षियों और जो भी जानवर हैं जो बेजुबान हैं उनके खाने पानी की व्यवस्था करनी है। उसके बाद हमने पंचवटी लगानी है। पंचवटी यानी 5 ऐसे पौधे जिनका जड़ी बूटियों यानी वटियों के रूप में प्रयोग हो सकता हो। जरूरी थोड़ी है कि जरा सी छींक और जरा सी खांसी आई तो भाग के चले गए डॉक्टर के पास। अरे रुकिए, आपके घर में माँ तुलसी की कृपा है, पत्ती तोड़िए, उबलते पानी में डालिए, काली मिर्च कूट के, अदरक कूट के डालिए, बन गया काढ़ा, पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे। विश्वास मानिए, मैं आपको बताती हूँ, मतलब सिर्फ किताबी बात नहीं बता रही हूँ। मुझे या मेरे घर में जब भी किसी को सर्दी जुकाम होता है ना, मैं दवाइयों से थोड़ा परहेज करती हूँ, मैं यही काढ़ा देती हूँ। और पता है कि ये काढ़ा पीने से ठीक हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, बच्चों के लिए स्वाद उनका बढ़ जाएगा, थोड़ा मीठा लगेगा तो पी लेंगे।
तो आपके घर में तो तुलसी है, आपके घर में पुदीना है जो कि पाचन को हमारे अच्छा करता है। उसके अलावा क्या है हमारे घर में, उसके अलावा हम अपने घर में अजवाइन लगा सकते हैं। एलोवेरा की बात कर रही थी ना मैं, ये भी एक वटी है। एलोवेरा का जेल आप अपने बालों में लगा के उसके अपने बालों को चमकदार बना सकते हैं, त्वचा पे लगा के त्वचा को चमकदार बना सकते हैं, और कहीं सनबर्न हो जाए तो लगा सकते हैं। स्किन पे रिंकल्स यानी वो झुर्रियां सी पड़ने लगे तो लगा सकते हैं। एलोवेरा का जेल अगर हम पीते हैं औषधि के रूप में तो पता ही है कितना फायदा करता है। और एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एलोवेरा का जेल अगर आप गुलाब जल में डाल के रख देते हैं तो बड़े अच्छे आपके फेस स्प्रे का काम करेगा। आपको जो क्या यूज करते हैं केमिकल बेस्ड वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि प्रयोग नहीं करती हूँ। कुछ होता है ऐसा जो गर्मियों में स्त्रियां प्रयोग करती हैं, वो कॉटन पे लगाकर ऐसे ऐसे टैप टैप करती हैं कि ओ भाई स्किन बड़ी नॉर्मल रहनी चाहिए, वो पैची पैची ना हो जाए, मेकअप ना उतर जाए, ऐसा ऐसा। वो स्प्रे आप यूज करिए गुलाब जल और ये एलोवेरा जेल का। आप देखिए आपकी त्वचा कितनी चमकदार रहेगी। लोग पूछेंगे कि क्या कर रही हो, तो आप भी शान से बताइएगा भाई एलोवेरा जेल का प्रयोग कर रहे हैं। बालों में लगाइए, कंडीशनर पे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे बिल्कुल भी। लगाकर आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दीजिए, सादे जल से धो दीजिए, फिर बालों की चमक देखिए, फिर आपके बाल घने होंगे वो देखिए, तो फायदा ही फायदा है। आपका घर हरा भरा बन रहा है, आपके घर में बिजली की बचत हो रही है, आपके घर में गार्बेज सेग्रीगेशन हो रहा है, आपके घर में पानी की बचत हो रही है, आपके घर में यस टोनर, आस्था जी सही कहा, टोनर होता है जिसको हम अभी देसी रूप में हम लगा सकते हैं, उसको हम गुलाब जल और एलोवेरा जल की सहायता से। तो आप देखो ना, घर का घर आपका सुंदर हो गया, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, त्वचा अच्छी हो गई, बाल अच्छे हो गए, छोटी मोटी बीमारियों की दवा घर पे मिल गई है, आपकी अपनी बगिया तैयार हो गई, शाम को बैठ के मस्त चाय पीजिए आप वहां पे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके घर को स्वर्ग बनाती हैं और एक बड़ा सुखद एहसास लेकर आती हैं। बात मानिए, जब आप अपने पेड़ पौधों को ना अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगते हैं तो वो भी उस घर में ना उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, वो बड़े अच्छे डेवलप होते हैं, उनकी पत्तियां बड़ी शानदार होती हैं, उनमें फूल बड़े सुंदर आते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी रखवाली करने वाली वास्तव में हमसे प्रेम करती है। एक चीज और आपसे साझा करना चाहूंगी, जहां पर इतनी सारी चीजें हम करते हैं ना, वहां पर घर का अपना जो वातावरण होता है वो अपने आप ही इतना सकारात्मक हो जाता है, ऊर्जा से भरा हुआ हो जाता है कि नेगेटिविटी छूकर भी नहीं जाती। यानी मतलब आप लाइफ में ना लो नहीं फील करोगे, आपको लगेगा आप सदैव ऊर्जा से भरे हुए हो। उन पौधों को देखकर आप कई बार ना अपने गुस्से को भी शांत कर लोगे, उन पेड़ पौधों से अपने मन की बात करके ना अपने मन को शांत कर लोगे। और पौधे सुनते हैं, जी हाँ पौधे सुनते हैं। जिन पौधों से अच्छी बातें की जाती है, जिनसे प्यार किया जाता है, जिनको संगीत सुनाया जाता है, वो सारे पौधे बड़े अच्छी मतलब पल्लवित पोषित होते हैं, बड़ी अच्छी उनकी ग्रोथ होती है और घर का वातावरण सच में बहुत अच्छा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हम मतलब 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा बैठकर हम कोई विशेष पाठ पूजा करनी शुरू कर दे तो ही हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। नहीं, आप ईश्वर की सेवा सही मायनों में तब कर रहे हैं जब आपकी छत की मुंडेर पे बैठा पक्षी पेट भर के दाना खा रहा है, पेट भर के पानी पी रहा है। आपके घर के जो वृद्ध लोग हैं वो देख रहे हैं कि तुलसी से जो छन के हवा आ रही है, मीठी नीम यानी करी पत्ते के पेड़ से जो छन के हवा आ रही है वो औषधीय गुण वाली है। चारों तरफ जब हरियाली होती है ना तो घर पे जो ग्रह है, बुध ग्रह, उसकी भी विशेष कृपा होती है। और एक बात आपको और बता दूं, हमारे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले स्कूल में, और जो बुध ग्रह है उसको माना जाता है कि उसका प्रभाव विद्या पर बहुत सकारात्मक पड़ता है। कई बार उपाय भी ऐसे बताए जाते हैं कि आपके घर की, आप जिस कमरे में रहते हो उसकी दीवारें हरी होनी चाहिए, आसपास सारा हरा हरा होना चाहिए, इस तरह से। तो आपको जरूरी थोड़ी है कि मतलब आप
पुताई वाले को बुला के तो भाई दीवारें हरी कर दो। अरे आप पेड़ पौधे लगाओ अपने कमरे के अंदर। और जो पौधे मैंने आपको बताया ना जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं, ये पौधे आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हो। अब जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होगे मनी प्लांट लगा है, रबर प्लांट लगा है, और इसके पीछे फर्न लगा हुआ है। ऊपर आपको दिखेगा मनी प्लांट रखा है। मेरे कमरे में बैक साइड में एलोवेरा जेल भी पॉट पे रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए, आपके कमरे में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। आप शुरुआत तो कीजिए, आपको सकारात्मक परिणाम अपने आप में दिखने लग जाएंगे, और आपको कभी भी ना कोई अवसाद, कोई डिप्रेशन, कोई मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का कष्ट आपको कभी भी नहीं होगा। ये मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ। क्योंकि जब हम काम काजी भी अगर महिलाएं हम थके हारे घर पे आते हैं और एक बार बालकनी में या कहीं भी हमारे पास पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहां बैठते हैं जमीन पर उनके साथ, तो अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी मैं बैठी हूँ, मैं कहीं किसी सोफे या किसी बेड पर नहीं बैठी हूँ, मैं आराम से जमीन पर बैठी हूँ अपने पेड़ पौधों के साथ, क्योंकि मुझे खुद इनके साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका समय यूं निकल जाएगा। उनका खाद पानी, उनकी देखभाल, उनकी पत्ती की कटिंग, इन सारी चीजों में ना आपको पता नहीं लगेगा, समय यूं निकल जाएगा। और जो आएगा वो तारीफ करेगा नहीं, आपकी मैडम आपकी तो बगिया बहुत सुंदर है, आपका तो बालकनी गार्डन बहुत अच्छा है, आपका तो टेरेस गार्डन बहुत अच्छा है, अगर आपके पीछे जमीन है बैकयार्ड में तो वो कितनी सुंदर है, सब्जियां भी उगा सकते हैं। अभी मैं इसको लेकर ऐसे घूम तो नहीं सकती, पर आपको मैं दिखाती सिस्टम कि मैंने अपने घर में लौकी लगाई है, बैगन लगाए हैं, मिर्च लगाई है, अजवाइन लगाई है। तो ये सारी चीजें अभी आगे और भी तैयारी कर रही हूँ। गमले मैंने खाली किए हुए हैं कि कुछ और सब्जियां, कुछ और फल देख कर आई हूँ। संतरे की ऐसी प्रजाति आती जो गमले में लग जाती हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं करने के लिए। और पेड़ पौधे इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, इतने महंगे नहीं होते। आप बड़े महंगे महंगे शो पीस की जगह अगर पौधे लगाना शुरू करोगे, वो सजीव होंगे, वो आपके घर की सुंदरता को भी बढ़ाएंगे, अपना स्टेटस भी थोड़ा हाई हो जाएगा, लगेगा कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो अपने आप में मतलब अच्छी बात है, ओवरऑल अच्छी बात है। तो मैं तो एक महिला होने के नाते आप सबको ये सलाह देने आई हूँ कि अपने घर को हरित घर बनाएं। कूड़ा कचरा, घर का कचरा घर में, घर का पानी घर में, बिजली की हो खपत कम, जल का हो संवर्धन कम, तो क्यों न स्वस्थ रहेंगे हम। तो हम अपने आप ही प्रकृति को अपने तरीकों से, बड़े साधारण से तरीकों से खुश रख सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगी, और आपको, आप सब जानते होंगे मेरे से ज्यादा आप समझ वाले और विद्वान होंगे, फिर भी अपनी जो थोड़ी सी मेरी समझदारी है वो आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि हमारे जो व्रत त्योहार हैं वो भी पेड़ पौधों पर आधारित है। अब तुलसी विवाह करते हैं, तुलसी जी को कन्या बनाकर उनको चुनरी चूड़ी और सारे गहने इत्यादि पहनाकर हम एक लड़की की तरह अपने घर की पुत्री मान के उनका विवाह करते हैं, है ना। उसके बाद वट सावित्री की पूजा होती है। वट के वृक्ष के चारों तरफ तागे बांधे जाते हैं, उनसे कामनाएं की जाती हैं, मेरा परिवार सुखी रहे, सुख सौभाग्य बना रहे, है ना। हम कई बार हमारे ऊपर ऐसी स्थिति भी आती है कि कहते हैं ग्रह नक्षत्र नहीं है, तो क्या कहते हैं, पीपल के नीचे जाकर दिया जलाओ। कहा जाता है कि श्राद्ध के समय कौवों को खीर पूड़ी खिलाओ, क्योंकि आपको पता है कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो मिलते नहीं है नर्सरी में, है ना। तो क्या कर सकते हैं, कौवों को खीर पूड़ी खिलाते हैं तो ये बीजों के संवाहक होते हैं, ये बीजों को खाते हैं और इनके बाद ये जो आपने देखा होगा कई बार दीवारों में कोने कोने पे वो पतली पतली सी बेलें निकल रही होती हैं पीपल के पेड़ की, ये उन्हीं कौवों की वजह से निकल रही होती हैं। अन्यथा आपको ऐसे पेड़ जल्दी मिलेंगे नहीं, उन पेड़ों की रुपाई होती है। तो अब सोचो ना, प्रकृति आपको सब चीज दे रही है और कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या ये बड़े पुराने जमाने के पुराने ख्यालों के लोग हैं ना। तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप में जो है एक विश्वास पैदा करती हैं। एक कि हम प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, दूसरा अपने संस्कारों को आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं।
अगर अपने आने वाली पीढ़ी को हम संस्कार नहीं देंगे तो कल को तो बड़ी परेशानी होने वाली है। ऑक्सीजन नहीं रहनी, शो वाले प्लांट नहीं लगाने हैं कि सिर्फ देखने में हरे हों, उसके ऊपर पक्षी घोंसला भी न बनाए। ऐसे भी कुछ वृक्ष हैं, ऐसे भी कुछ वृक्ष हैं जिसमें पक्षी नहीं बैठता, घोंसला नहीं बनाता। तो आप सोचो कि प्रकृति खुद इंडिकेशन यानी संकेत है कि नहीं, अगर इस वृक्ष पर पक्षी नहीं बैठ रहा है, इस वृक्ष पे पक्षी घोंसला नहीं बना रहा है, तो उस वृक्ष में कुछ न कुछ गलत है। और वो गलत यही है कि वो पेड़ ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। वो ऑक्सीजन और आपकी जमीन की जो नमी है उसको सोख रहा है, उसको बंजर बना रहा है। तो ऐसे भी पेड़ पौधे नहीं लगाने हैं। पेड़ पौधे हमेशा वही लगाइए, अगर आपके पास जमीन है तो आप सहजन, जामुन, अर्जुन, नीम की बड़ी सारी प्रजातियां आती हैं, ये लगाइए। और ये कहीं ना कहीं सेवा होगी। और पेड़ लगाकर उसको भूल मत जाइए, उसको जाइए, उसको देखिए, उसको पानी दीजिए, किसी न किसी को जिम्मेदारी दीजिए कि नहीं, अगर ये पेड़ लगाया है भैया, हमने किसी संस्थान में लगाया है, इसको पानी आप दोगे। मैं हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में आऊंगी और फिर आपसे मिलकर जाऊंगी। एक बताऊं, आपका उनके साथ वाद संवाद बनेगा, अपनापन बनेगा, है ना, कि नहीं, आपके लिए उनके हृदय में अच्छे विचार आएंगे, आपकी उनके साथ जान पहचान होगी। तो उनको लगेगा नहीं मैम, ये वाली मैम तो जो है वो पर्यावरण प्रेमी है, हो सकता हो मैं इनसे बात करूँ ये और भी पेड़ पौधे लगा पाए, तो आपके हाथों बड़ा शुभ कार्य होगा। पेड़ पौधे तो हम जितने लगा लेना उतने कम है। हमारी जो टीम है हरियावल पंजाब की, इन्होंने अब तक, हमने लगभग अभी तक 5 लाख 5.5 लाख के आसपास हमने पेड़ पंजाब में लगा लिए हैं। तो हमारा प्रयास है अपनी तरफ से कि हम ऐसे ही पेड़ लगाते जाएं, माँ प्रकृति को अपनी जो प्यार है, अपना जो समर्पण है वो हम देते जाएं, ताकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ऑक्सीजन मिले, ताकि कहीं ना कहीं हमारी माँ प्रकृति दुखी ना हो। तो अपना छोटा छोटा प्रयास घर से शुरू कर दे। घर हरा हरा हो गया तो मोहल्ला हरा हरा हो गया, मोहल्ला हरा हरा हो गया, सोसाइटी हरी हो गई। अगर सोसाइटी हरी हो गई तो आपकी सोसाइटी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया ना, कूड़ा कचरा निकल नहीं रहा है, कहीं कुछ सड़ नहीं रहा है, सोसाइटी के बाहर कोई कूड़ा फेंक नहीं रहा है, कूड़े वाले का पैसा बच रहा है, पानी जो है उसका प्रयोग सही हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आप मिलकर कर सकते हैं। तो इसलिए पेड़ों को सिर्फ इसलिए नहीं बचाना है कि वो शो पीस है, कि हम सावन में झूला डाल के तीज में झूल तो लें, और नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, पार्क में जाके बच्चों का झूला झूलेंगे, है ना। नहीं, हमको पेड़ चाहिए, हमें झूला झूलना है, तीज में झूला डालना है तो पेड़ भी तो लगाने पड़ेंगे। फिर तो ऊंची ऊंची पींगे लेंगे, हम मेहंदी लगाएंगे, पंजाबी सूट पहनेंगे, शान से बैठेंगे और कहीं दे के खुश होंगे जब पींग लेंगे कि ये पेड़ मैंने लगाया। एक बात और आपसे साझा करने चाहूंगी, जैसे जामुन है ना, आम है, मेरे घर में खुद 4 गुठलियां हमने बोई आम की, और लगभग 5 फीट के, पिछले साल की बात बता रही हूँ, 5-5.5 फीट के हमारे पेड़ अभी हो गए हैं, 4 आम के पेड़। कोई खर्चा नहीं किया, कोई नर्सरी नहीं गए, कोई पेड़ नहीं खरीदा, बस गुठलियों को जमीन में डाला और 4 पेड़ हमने प्राप्त कर लिए। तो ये भी कर सकते हैं हम, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से। हर चीज के लिए पैसा खर्च करें ऐसा जरूरी नहीं है ना, थोड़ा मितव्यय भी होना चाहिए, थोड़ा पैसा बचा भी लेंगे, कहीं और खर्च कर लेंगे, कहीं और सेविंग कर लेंगे। तो ये परंपरा कोई नई चीज नहीं है, मैं आपसे कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ कि ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। ये धरती हमारी माँ है, ये जो वृक्ष हैं ये हमारे भाई बंधु हैं, ये जो नदी है हम गंगा माँ कहते हैं। तो कैसे इस नदी में ले जाके कूड़ा फेंक देते हैं, हिम्मत कैसे होती है हमारी, फेंक देते हैं। कुछ भी मिला फेंक दो गंगा नदी में, कुछ भी मिला फेंक दो, वो नहर में डालो, उसका भी तरीका है। आप जमीन खोद कर ना, वो जो सामग्री होती है आप उसको जमीन में डालिए, वो कंपोस्ट बन जाएगी, वो जमीन के काम आएगी। हमारा जो मतलब होगा ना
कि वो चीज किसी के उसमें ना आए, कोई उसको जीव जंतु ना ये करे, कुछ भी ऐसा वो भी डर नहीं रहेगा। जमीन खोदिए, अच्छा गड्ढा, उसके अंदर वो सारी सामग्री डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए। और अगर घर में क्यारी है तो उसको खोद के उसमें आप पूजा हवन सामग्री जो भी डालेंगे वो खाद बन जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। और मुझे एक चीज तो पता है कि बाबा जो घर की औरत होती है उसकी परमिशन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। मजाल है पत्ता इधर का उधर हो जाए, आप करने नहीं दोगे। तो ये ठान लो कि अपने घर को हरित घर बनाना है। अपने बच्चों के हाथ ना सुबह सुबह चिड़िया के लिए दाना और पानी रखवाना है। अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ से उसमें फव्वारा पकड़ा के पानी हमने डलवाना है गमलों में। आपके बच्चों को दुआएं मिलेंगी, लिटरली आप लिख के रख लो। आपके बच्चों के थॉट्स चेंज होंगे, लिख कर रख लो। और जब बच्चों का विचार बदलेगा तो वो क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव, यानी निर्माता, और वो निर्माण करना शुरू कर देगा। जो चीज आप और हम सोच रहे हैं वो कल हमको भविष्य में दिखने लगेगी। 3 चीजें हैं जिन पर हम और काम कर रहे हैं एज अ टीम, और आप सब भी हमारा हिस्सा बनेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। पेड़, पानी और प्लास्टिक, है ना। हमने ये 3 प पकड़े हैं। पेड़ लगाना है, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है, ठीक है, और पानी जो है वो बचाना है। पेड़, पानी, प्लास्टिक। तो कैसे करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। कैसे पेड़ लगाएं, जो ऑक्सीजन वाले हों, जो फल वाले हों, ठीक है, जो औषधीय गुण वाले हों, जो आपके वातावरण को साफ रखते हों। पानी का मैंने आपसे बता दिया कि पानी आप कैसे बचा सकती हैं। जो पानी आपका निकल रहा है उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं, उसको दोबारा कैसे यूज कर सकते हैं, वो एक गृहिणी से अच्छा कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि मुझे पता है निर्णय लेने की क्षमता जितनी गृहिणी में है, जितनी सूझबूझ प्रकृति ने स्त्री को दी उतनी किसी को नहीं दी है। तो आप ये चीज कर सकते हैं। प्लास्टिक, सब्जी वाला आता है, अगर वो आपको पॉलिथीन में देता है सब्जी, उसको मना कर दो, भैया मैं टोकरी लेकर आ रही हूँ घर से, तुम उसमें सब्जी डालो। 1-2 दिन होगी वो आपको पॉलिथीन देना बंद करेगा। एक कैरी बैग आना कम हो जाएगा। कुछ भी लेने जाओ थैला लेकर जाओ, थैला नहीं है एक्टिवा लेकर गए हो तो कह दो भैया एक्टिवा में ही डाल दो, पॉलिथीन ना लाओ। और सिंगल यूज पॉलिथीन तो कतई प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो इतना जहरीला होता है, इतना जहरीला होता है ना कि हमारी भूमि को बंजर कर देता है। जिस जगह धरती के नीचे दब गया, धरती गई, खेती नहीं हो सकती वहां पे। तो ऐसे बंजर भूमि हम क्यों दें, इतना पाप हम क्यों कमाएं। इसलिए ये हम सबको निर्मात्री होने के नाते, परिवार की धुरी होने के नाते हमको ये सारी चीजें अपने जीवन में उतारनी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आज मैंने कहा, आपको अच्छा लगा और कल सुबह जब आप उठो तो वो दिमाग से निकल जाए, ऐसा नहीं। ऐसा सोचो, एक पेड़ गोद लिया तो एक बच्चा गोद लिया, एक पौधा गोद लिया, एक बच्चा गोद लिया। क्योंकि देखो स्त्री के अंदर ना ममता का भाव होता ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो बड़ी नरम दिल की होती है, बड़ी दया वाली होती है, बड़ी जल्दी पसीज जाती है। तो अपने पेड़ पौधों को भी ऐसे ही प्यार करें ना जैसे आपका बच्चा है। फिर आप देखें उनके अंदर से जो आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। तो अगर सबको हमने धरती को माँ कहा है, नदी को माँ कहा है, तो माँ मानो ना। कौन अपनी माँ को मैली करता है, कौन कूड़ा निकाल कर फेंक देता है अपनी माँ के ऊपर, कोई नहीं करता है। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम करें। और एक ये भी कर्तव्य है कि गलत दिखे तो उसको गलत बोलना है, उसको उपाय बता देना, भैया ऐसा नहीं ऐसा कर लो, या बहन ऐसा नहीं ऐसा कर लो, लेकिन ये मत करो, ये अन्याय है धरती के साथ और हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ। मैं आपसे कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं रामचरितमानस से पंक्तियां ले रही हूँ। अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुख न दीना, नहीं अबुद न लक्षण हीना। ये बात की गई है राम राज्य की। यानी यहाँ पे बताया गया है कि किसी की अल्प मृत्यु नहीं हो रही, किसी को पीड़ा नहीं हो रही, किसी को किसी प्रकार का शारीरिक रोग नहीं है, किसी के मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं है। क्यों, वो भी बताती हूँ।
उसका भी आपको बताती हूँ, क्योंकि हर घर में जो होते थे पेड़ पौधे लगे होते थे, हर घर में ऐसा सत्यापित है कि लिखा है, सुमन वाटिका सबहि लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। अर्थात सभी लोगों ने विभिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं लगाई हैं, जिसमें से पल्लवित पुष्पित होते हुए सदैव वसंत का अनुमान देते हुए जो पेड़ पौधे हैं वो प्रतीत होते हैं। और वहां पे क्या होता है, उसमें सदैव फूल लगे होते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत, जह तह देख ही निज परछाई, बहुविधि कूज ही नित्य कराई। इसका अर्थ क्या है, मोर हंस सारस कबूतर घरों की छत पे, घरों की मुंडेर पर आते हैं और सुंदर नृत्य करते हैं और अपने मन को बहलाते हैं, और जगह जगह जो कंगूरे बने हुए उनमें अपनी परछाई देखते हैं, जो पानी रखा हुआ है उसमें अपनी परछाई देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो ये तो हमारी शास्त्रों से, पुराणों से कही हुई बात है ना, ये तो मैंने नहीं लिखी है, ये राम राज्य की बात है। जब घर में कोई बीमार न पड़े, जब घर में आया हुआ हर पशु, हर पक्षी, हर जीव, उसका पेट भर जाए, उसको प्यास उसको लगी, उसको पानी मिल जाए, उसको प्यार मिल जाए, है ना, वो जो हम दाने रखते हैं ना, उससे पक्षी को पता चल जाता है कि किस भाव के साथ रखे गए हैं। उसी भाव के साथ वो ग्रहण करेगा, उसी भाव के साथ आपको आशीर्वाद देगा, आपके परिवार को आशीर्वाद देगा। और आशीर्वाद हमारे बुरे समय को काटता है, ये हम सबको पता है। तो उसके लिए कोई विशेष जतन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना करिए, अपने घर को हरित घर बनाइए, अपने घर को हरित घर बनाइए, अपने मन को हरित मन बनाइए, और अपने मन को यह इस चीज के लिए आप आश्वासित करो कि हम ऐसा संकल्प ले रहे हैं, मैं और मेरा परिवार, कि हम पेड़ पौधों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखेंगे, उनकी सेवा भी ऐसे ही करेंगे। मेरे दर से, मेरे घर से, मेरे दरवाजे से कोई पशु, कोई पक्षी भूखा प्यासा नहीं जाएगा। वो माँ कैसे सो सकती है ना जिसका बच्चा भूखा हो। जानवर खाना नहीं बना सकता, पक्षी खाना नहीं बना सकते। तो हम भगवान की, कहते हैं मनुष्य जो है वो भगवान की सर्वोत्तम कृति है, यानी सबसे अच्छी रचना मनुष्य है। कैसे है, महंगी गाड़ियों में, बड़े घरों में, अच्छे कपड़ों में नहीं, अच्छे हृदय से, सेवा भाव से, सामंजस्य से, सद्भावना से, सबके प्रति प्रेम रखना है, सबके प्रति समर्पण रखना है। ये एक भाव होना चाहिए। एक व्यक्ति थक रहा है, आप भाग के जाइए, अपना हाथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, देखिए वो कैसे आपके साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा। तो आप तो अपने साथ इतने आशीर्वाद, इतने लोगों का साथ, अपने पीछे इतना बड़ा कारवां लेकर चलोगे तो अपने आप में आपको लगेगा कि आपने एक पुण्य कार्य किया है। उसके लिए अगर आप कभी मंदिर नहीं भी जा पाओगे, कोई कीर्तन नहीं भी कर पाओगे, किसी तीर्थ स्थान नहीं भी जा पाओगे, तो भी घर बैठे पुण्य मिलेगा, ऐसा भी हमारे शास्त्र कहते हैं। और कभी भी किसी पेड़, किसी पौधे को आहत करके, क्योंकि उनके अंदर भी कोशिकाएं होती हैं, ये वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, आप भी जानते हैं कि उनके अंदर सेल्स होती हैं, उनके अंदर सेल्स होती हैं तो उनको भी दर्द होता है और उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। ऐसे बड़े प्रयोग पड़े हैं कि संगीत सुनकर पेड़ पौधे बड़े, उनके घर में कोई खाद नहीं दी लेकिन पेड़ पौधे बड़े अच्छे अच्छे रूप से मतलब बढ़ने लगे, बड़ा हरा भरा है। पूछा गया क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं अपने पेड़ पौधों से बातें करता था, उनके साथ संगीत सुनता था, अपने आप बड़े हो रहे हैं आश्चर्यजनक रूप से। तो जब उनको हम मित्र मानेंगे, परिवार का सदस्य मानेंगे, तो अपने आप वो कृपा बरसाएंगे। और आपको पता है कि ये मूक हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी मूक हैं, लेकिन इनकी आवाज कौन सुनता है, ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर। हमारी आपकी डायरेक्ट वहां पे हाजिरी नहीं लगेगी, उनकी लगेगी। उनकी एक आह, उनकी एक पीड़ा, उनकी आंख का एक आंसू
हमारे विघटन का कारण बन सकता है, हमारे लिए दुष्परिणाम बन सकता है, और उनकी एक मुस्कान, उनकी एक तृप्ति हमारे लिए वरदान का कारण बन सकता है। तो चुनना हमें है, हमें अभिशाप चाहिए या वरदान चाहिए, निसंकोच वरदान चाहिए। तो उस वरदान के लिए हमें अपने आप को संगठित करना है। और आप सब तो बड़े अच्छे मतलब मंच से जुड़ी हुई हैं, आप सबका बड़ा अच्छा एक ग्रुप है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने अपने घरों में, क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है, तो हम ये नहीं कहते कि हाँ हम अभी बाहर निकल के सामूहिक रूप से कुछ भी ऐसा करें। अपने घर से शुरुआत करें। कूड़े का गार्बेज सेग्रीगेशन, कूड़े का वर्गीकरण, पानी की बचत, छत पे चिड़ियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था, ठीक है, घर में अपने हरियाली, ऊर्जा के लिए जितनी आवश्यकता हो बिजली को उतना ही खर्च करें, उसको बचाएं, दिन की रोशनी में बल्ब ना जलाएं, लाइट ना जलाएं। ऐसा कुछ भी करते हैं तो अपने आप में हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि हम कुछ करते हैं। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप सबको हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से हार्दिक हरियावल धन्यवाद।